गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। उससे पहले एक और चैप्टर पढ़ता था रास्ते के अंदर, 7th चैप्टर, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये 4 मार्क्स का है। अभी तक जो अपन ने 2 चैप्टर पढ़े थे वो आरबीएससी के अंदर 3-3 मार्क्स के हैं, लेकिन अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का है। और बात पते की ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। हालांकि 4 का वैसे नहीं है, आते हैं तो इसमें भी पार्ट ही है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे पूछते हैं इसके अंदर भी। लेकिन जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इसमें डिवाइड कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में 1-1 नंबर के आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अपन पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले कल थोड़ी सी कुछ टेस्ट की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी जो मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप उनमें कोई जैसे कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो, है ना। जैसे ना अब अपन सीधा बात करते हैं अपन एलिमेंट पी ब्लॉक के पर। अब आपको पता पी ब्लॉक, तत्व, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सब पढ़ लिए हैं अपन, है ना। अब अपन डी एफ तक पढ़ लिए। पी क्या चीज़ है, पी को तो अपन ने बचपन में पढ़ लिया था, यानी कि 11th क्लास में, उससे रिलेटेड है। बट अब क्या है, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, कि अपन नॉर्मल बात जान चुके हैं ये कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरते हैं पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, राइट। पी ब्लॉक तत्वों के लिए महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके लिए, ये पी ब्लॉक तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है महत्तम NS2 और NP1 से लेके 6 तक। यानी कि पी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उससे पहले N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कोष, है ना, क्योंकि P और S के सेम ही कोष होते हैं, ठीक है ना। D वे तो -1 होते हैं, F -2 होते हैं, 1 से लेके 6 तक। मतलब पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, बोरॉन से लेके आपके अक्रिय गैसों तक के 6 ग्रुप होते हैं। और याद दिला दूं मैं आपको, पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक में ऐसे ऐसी क्वालिटीज़ है जो शायद किसी में नहीं है। पी ब्लॉक में गैस भी है ना, इसमें गैसीय तत्व हैं, द्रव्य तत्व हैं, धातु है, अधातु है ना, उपधातु है। यानी कि यहाँ पे मतलब जो क्वालिटी पी ब्लॉक में है वो क्वालिटी और किसी में नहीं है। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है, हर किसी के साथ चाहे वो कुछ भी बनाए पी ब्लॉक जरूर टांग रहता है। पीरियोडिक टेबल का ये सबसे मतलब एक स्पेशली एक यूं कह सकते हैं, इसको ब्लॉक कह सकते हैं कि ये ब्लॉक हर किसी ग्रुप के साथ, चाहे वो एस ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो एफ ब्लॉक हो, सबके साथ अटैचमेंट होता है और इसमें सारी प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, पी ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु शामिल होती हैं। यानी कि पी ब्लॉक के अंदर ये तीनों चीज़ होती हैं, धातु भी होती है, उपधातु भी होती है, अधातुएं भी होती हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग स्थित हैं, ये बात आप बचपन से जानते हो, कोई नई बात नहीं है। तो ये चारों लाइन आप उतारोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर पी ब्लॉक के आपको ये एक इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ, पी ब्लॉक क्या है, ऐसा कैसा पी ब्लॉक क्या, आपके सामने DF कुछ नहीं लगता, पी क्या चीज़ है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ये बोरॉन फैमिली होती है और ये कार्बन फैमिली। ये था अपना 11th का पार्ट और इसको हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे ही हेलोजन फैमिली और ये अक्रिय गैस। इस प्रकार से यहाँ पे इन चारों ग्रुप्स को अपन पढ़ने वाले हैं। क्या है क्या नहीं है, ऐसे कैसे आपको इसको उतारना है, इसके आप नाम, परमाणु क्रमांक, सब कुछ आप जानते हो। इसमें मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलते हैं आगे अपन। अच्छा ध्यान दो, मैं एक बात फिर से कह दूँ, इस चैप्टर के बीच में ये मत बोलना सर चैप्टर कब ख़त्म होगा, भाई साहब लेंदी है थोड़ा सा, कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट लेंदी है थोड़ा सा। इसका टेस्ट भी 2 बार लेना पड़ेगा और मैं सोच रहा हूँ कि इसका टेस्ट लेने से पहले ओनली फॉर 15 ग्रुप का टेस्ट ले लूँ, उसके साथ में ये 11th वाले भी ले लूँ, क्योंकि आप 11th में अभी बुक है, आप तैयारी कर रहे हो तो काम आते रहेंगे। तो 13 और 14 वर्ग यानी कि आपका 15 के साथ ले ले, 3 का इधर से ले ले, फिर 3 का इधर से ले लें, तो इसको 2 पार्ट में ले ले तो और भी अच्छा रहेगा। बताओ कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब अपन एक एक ग्रुप की बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, यानी कि वर्ग 15 के तत्वों की बात करेंगे। इनको निकोजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इनको, निकोजन। जैसे 16 को अपन चालकोजन बोलते हैं, 17 को हेलोजन बोलते हैं, इसी प्रकार इनको क्या बोलते हैं, निकोजन फैमिली भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये इनका एक नाम ऐड कर लेना आप। अब इन तत्वों के नाम, आपसे कोई बात इतनी को छानी नहीं है, सारी बात जानते हो आप।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनकी क्वालिटीज़ जो है, इसका क्वालिटीज़ तो मैं आपको बता दूं, आप क्वालिटीज़ के बारे में मेरे हिसाब से ख्याल से जानते हैं कि आपका जो बोरॉन के नीचे से एक अंडरलाइन होके निकलती है, याद हो आपको, निकलती है ना, ऐसे करके ऐसे करके अपन ऐसे ऐसे निकालते हैं, ये धातु है, धातु उपधातुओं को बांटती है, इस बात को आप जानते हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो अब इनकी एक एक चीज़ों की क्वालिटीज़ पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे देखो इनके धात्विक गुणों की बात करता हूँ, तो धातु तो है बिस्मथ, ए धातु नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, और उपधातु आर्सेनिक और एंटीमनी है। यानी कि इस वर्ग में तीनों क्वालिटी पाई गई। वाह 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 वाह, ठीक है। अगर भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं, तो भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन आपका गैसीय है, बाकी ठोस है। बाकी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है। अगर मैं समूह 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूँ, ओनली फॉर 15 वर्ग, तो NH2 यानी कि जैसे आप किसी की भी बात कर लो, NH2 और NP3 यानी कि जो भी है 2p3 3p3 जो भी है, यानी कि p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। यहाँ पे वो एप ब्लॉक और डी ब्लॉक की तरह वो काम नहीं है, यहाँ पे दोगलाचारा नहीं है यहाँ की, ये हाफ फील्ड के कारण ये ऐसा ले लिया वो दे दिया, नहीं, यहाँ साफ सुथरा काम है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तभी तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा आप चिंता भी मत करो कि सर कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की 3, उसके बाद 2.1, तो 1.9 1.9, आप जानते हो एक वर्ग है ये, है ना, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणताएं कम होती है। मान याद रखना, इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रतीक सब जानते हो मेरे हिसाब से। परमाणु संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे नाइट्रोजन का भरना है, तो नाइट्रोजन का भरने से पहले अपन ने हीलियम भर दिया 2, उसके बाद 2s2 और 2p3 नाइट्रोजन का हो गया। ऐसे ही अपन फॉस्फोरस का भरेंगे तो नियोन तक 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 3s2 3p3, है ना। इसी प्रकार आर्गन मतलब आर्सेनिक का भरेंगे तो आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2 4p3 और फिर 3d आ जाता है। इसी प्रकार ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आपको खूब सारे हथकंडे अपना रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के, इसमें कोई क्वेश्चन का इशू नहीं है। अब बात आती है तत्वों की उपलब्धता, यानी कि तत्व प्रकृति में कहाँ उपलब्ध होते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, क्या शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, क्या किसी धातु ऑक्साइड या सल्फाइड या किसी के साथ ग्रुप में पाए जाते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, किसी के कार्बोनेट, किसी के साथ पाए जाते हैं। यानी कि इनका उपलब्धता, ओकरेंस क्या है, इनकी प्रकृति में मिलते कैसे हैं, ये कैसे इनको प्राप्त किया जाता है। नाइट्रोजन आपको पता है 78% पाया जाता है प्रकृति के अंदर। अगर नाइट्रोजन के 2 रूपों की बात करें, ये आपने मेरे हिसाब से किस में देखा होगा, कि कहाँ देखा होगा, सोडियम और पोटेशियम आ रहा है, यानी कि एस ब्लॉक में इनको पढ़ लिया आपने। चिल्ली साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर, ये भी नाम आपने पढ़ चुके हैं, याद कर लेना। इसको चिल्ली सोरा और ये KNO3 को अपन पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, खतरनाक है, आगे क्या क्या बनाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट से बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडियन सॉल्ट पीटर क्या कहते हैं इसको, दूसरा नाम इंडियन सॉल्ट पीटर। ऐसे ही फॉस्फोरस का फ्लोरोएपेटाइट, ये फॉर्मूला भी आपने एस ब्लॉक में निकाल लिया था पिछली बारी। ये Ca9 है, कैल्शियम 9 है, PO4 का होल 6 है ना। ये आपका ये डॉट CaF2 क्या है, ये साथ में CaF2। इसी प्रकार आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये कुछ सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, ये सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं ठीक है, ये सल्फाइडों के रूप में, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फाइडों का मतलब है जैसे AsS, अब ये AsS मतलब ये AS तो आर्सेनिक का है, S सल्फाइड है। ऐसे ही एंटीमनी S सल्फाइड, इस प्रकार से। अब ये बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि एंटीमनी की ऑक्सीडेशन नंबर 2 और सल्फाइड 3 क्या होंगे, ये Sb2S3। ऐसे ही आपका As2S3 यानी कि सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये छठे चैप्टर में मिलेंगे, है ना। बोले सर आप ऐसे क्यों करते हो, पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इनका परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या के। मेरे ख्याल से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, ऐसे लग रहा है सर ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है, आप क्यों करा रहे हो ना। बस हमारे कराने का मतलब यही है कि आप इनको 12th में हैं तो कर लो, आपको आता सब कुछ है, मुझे पता है,
बहुत इंटेलिजेंट हो आप इन मामलों में, आवर्त सारणी के मामले में बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप। परमाणु आकार की बात कर लेते हैं, और वो भी किस ग्रुप में, 15 ग्रुप, नाइट्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेंथेनाइड संकुचन का मैटर नहीं है। आप ऊपर से नीचे आ जाओ धड़ाधड़, ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। क्या होगा, आकार बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। और क्योंकि अपन बाएं से दाएं बात ही नहीं करेंगे, आज अपन बाएं से दाएं बात नहीं करेंगे, बाएं से दाएं अपन बात करते हैं किस में, ज़्यादातर डी एंड एफ ब्लॉक में। एस और पी ब्लॉक में तो अपन ऊपर से नीचे ही चलते हैं, अप टू डाउन की बातें करते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक का पढ़ने का अलग तरीका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बाएं दाएं की बात नहीं करेंगे, आगे पीछे की बात करते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। तो सीधी सी बात, आकार बढ़ रहा है क्योंकि लगातार कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। ये बना दिया है, ऑर्डर बना दिया है, सबसे ज़्यादा बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, रीजन बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव। ये भी आकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी का मतलब है आयनन विभव, का मान कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, यानी कि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, यानी कि देने वाली एनर्जी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मुझे गर्व है इस बात पे आपको, है ना। लेकिन ये स्पेशल बात भी मैंने आपको 11th में नोट करा दी थी, इसलिए तो बोलता था मैं, जो आपका आवर्त सारणी वाला चैप्टर जो था 11th का, इसलिए तो उसमें 1-1.5 महीना लगा दिया था आपको, है ना। इसीलिए तो मुझे पता था ना ये कहाँ कहाँ काम आती है लाइफ में। अब आ रहा है ना मज़ा कि सर ये वाह क्या चैप्टर है, बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो सब कुछ आता है हमको, ठीक है। तो एक अलग से स्पेशल बात है यहाँ पे, किसने, कवि ने कही है, क्या कही है कवि ने बात, कि अन्य वर्ग की तुलना में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आईपी यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव के मान अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अर्धपूरित स्थायी विन्यास NH2NP3, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के केस में, NP3 का मतलब है P के अंदर 3 कक्षक हैं और 3 कक्षक में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात तो अपन जानते हैं कि जो इनका स्थायित्व होता है सबसे ज़्यादा पूर्णपूरित का, फिर अर्धपूरित का आता है ना। तो ये जैसे कि अपन इसके अगल बगल की बात करेंगे ना, जैसे कि 14 ग्रुप की और 16 ग्रुप की, तो उनसे थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रुप में दिक्कत नहीं आ रही, ग्रुप में अप टू डाउन तो कम ही होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगल बगल वालों की बात करते हैं, जैसे आपको सामने अपन क्वेश्चन खड़ा कर दिया था ना, आपके सामने कौन सा क्वेश्चन खड़ा कर दिया था, जैसे कि ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हमने कहा बाएं से दाएं जाने पर आकार बढ़ता है, घटता है, आयनन एंथैल्पी और जो भी आपका आयनन विभव है उसका मान बढ़ेगा। लेकिन फिर भी क्या दिक्कत आ गई थी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता किसका था, नाइट्रोजन का। रीजन अर्धपूर्ण विन्यास, ठीक है। तो वो कई लफड़े हैं, वो आप सब जानते हो, इसके बारे में आप बहुत विद्वान हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनकी गुणधर्म की, प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनकी। तो क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो इस वर्ग के सभी सदस्य बहुपरमाणुक हैं। बहुपरमाणुक है मतलब कि ऐसे सिंगल नहीं पाए जाते, जैसे कि उनकी तरह, किनकी तरह, अक्रिय गैसों की तरह, या फिर जैसे द्विपरमाणु, जैसे कि H2Cl2Br2, ऐसे द्विपरमाणु भी नहीं होता, केवल और केवल नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक होता है, द्विपरमाणु अणु है, बाकी सब क्या है, बहुपरमाणु है, यानी कि खूब सारे परमाणु एक साथ जुड़कर रहते हैं। जैसे कि P को ही देख लो, P4 ही होता है ना, जो भी है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, बाकी सब बहुपरमाणु। तो इस पर इस क्या लिखोगे, इस वर्ग के सभी सदस्य बहुपरमाणु है, मल्टीपल एटम, लेकिन नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, अपन जानते हैं, और गैस भी है। गलनांक व क्वथनांक की बात कर लेते हैं। देखो ये बड़ा टॉपिक है, लिखा छोटा सा है, लेकिन इसको आपको थोड़ा और लिखना है, ये जो लिख रहा है उसके भी एक्स्ट्रा लिखना है थोड़ा सा इसके अंदर। देखो जो मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ, उनका रीजन क्या है, फिर आपको समझना। जो आपका क्वथनांक होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, किस पर निर्भर करता है, बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है द्रव्यमान पे, मास पे,
किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि द्रव्यमान किसी भी चीज़ का बढ़ा, क्वथनांक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे अब कुछ भी फैक्टर लग रहा हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि द्रव्यमान क्या चीज़ है, आप एक बार सोचो। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है? क्वथनांक का मतलब होता है जैसे आप किसी भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हो, ये जैसे कोई चीज़ गर्म है और अपन बॉइलिंग का कब मतलब समझते हैं कि ये यहाँ से गर्म होके ये मतलब कि यहाँ जगह छोड़े और ऊपर की तरफ फ्लो करे, मतलब उबलना प्रारंभ हो जाए। तो उबलना का मतलब क्या है? जो छोटी चीज़ होगी वो उबलना आसान होगा, भारी चीज़ होगी उसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी कि वो एनर्जी ज़्यादा लेगी। अब चाहे वो आकार, डेंसिटी, ये सब वो थोड़ा मेंटेन कम करता है यहाँ पे। यानी कि क्वथनांक का हमेशा ही एक ही कंसेप्ट होता है सीधा सीधा, कि अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है। लेकिन गलनांक के साथ ऐसा नहीं होता। गलनांक के साथ ऐसा नहीं होता। गलनांक और क्वथनांक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गलनांक में तो आपको यहाँ पे माथ नहीं खाओगे, लेकिन क्वथनांक में। लेकिन गलनांक का क्या फंडा है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु जो डिपेंड करता है ना, वो इनके अंतरा आणविक अन्योन क्रियाएं, यानी कि जो मोलिकुलर इंट्रैक्शन बल हैं, वैन डर वाल्स बल हैं, एटम की जो पैकिंग है मतलब उसकी पैकिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इनकी पैकिंग पर डिपेंड करता है। यानी कि आपको एक चीज़ दिख रही है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक लगातार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है। सीधा बता दिया इसने ग्रुप, सीधा क्या बता दिया इसने, स्टेटमेंट क्या दे दिया इसने, सीधा स्टेटमेंट दे दिया इसने। कौन सा वाला? ये वाला, कि सबसे कम नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। लेकिन गलनांक बोल रहा है आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, यानी कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, इन तीन का तो बढ़ा, फिर लग गया ब्रेक। बढ़ने की बजाय क्या हो गया? घटना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? घटना प्रारंभ हो गया। यानी कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? सबसे ज़्यादा किसका? आर्सेनिक का। देखो अब समझो बात को, यहाँ से यहाँ तक गए अपन, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक। तो अब देखो, नाइट्रोजन क्या है? गैस है। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस क्या है? फास्फोरस क्या है? अधातु है। देखो इनमें चक्कर क्या है, फास्फोरस आर्सेनिक के लिए क्या है कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आए तो इनकी जो अणुओं की जो पैकिंग है, अंतराणु आकर्षण बल हैं, थोड़े थोड़े बढ़े। लेकिन जैसे ही आपको पता है मेटेलिक करैक्टर जो इसके केस में, आपको एक चीज़ समझते होंगे, आपकी जो अधातु होते हैं जैसे कि बोराइड है या कोई भी अधातु है, कार्बन, इनके गलनांक क्वथनांक बहुत इनके उच्च होते हैं। बोराइड के ब्लड प्रूफ जैकेट बनते, इतने आपके लोहे, तांबा इनके नहीं होते, लेकिन वो चीज़ एक अलग। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर थोड़ा सा मेटेलिक करैक्टर, आपको पता है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे मोलिकुलर इंट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो गया, आकार बढ़ने के कारण, क्योंकि साइज बड़ी हो रही है, तो मोलिकुलर इंट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का ये थोड़ा सा मतलब एक लूज पड़ गए, ये थोड़े से ढीले हो गए। तो यहाँ पे जो आपका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें कमी आ जाती है। इसके साथ क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, क्योंकि क्वथनांक अलग चीज़ है, गलनांक अलग चीज़ है। ठीक है ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो ये ऑर्डर थोड़ा सा गलनांक के केस में थोड़ा याद करें। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, अप टू डाउन इंक्रीज, बट यहाँ पे आर्सेनिक तक बढ़ता है, फिर आर्सेनिक के बाद घटता है। कोई रीजन पूछे तो बोलना क्वथनांक डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आपका जो क्वथनांक है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और ये मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, अंतराणु आकर्षण बल, वैन डर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। टॉपिक को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब समझाने के चक्कर में, आप बहुत जानते हो। रासायनिक गुण, वेरी गुड। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अब इनकी? केमिकल प्रॉपर्टी के केस में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था,
इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आप अच्छे से जानते हो, 10th क्लास से जानते हो, 12th से नहीं 10th से जानते हो। देखो इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो या कभी 3 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। अगर दे देते हैं तो +3, ले लेते हैं तो -3। और कई नाइट्रोजन के अलावा कई नाइट्रोजन, कभी आपको मैं बता दूं नाइट्रोजन 5 साझा नहीं करता, ये आगे बताएंगे। नाइट्रोजन की कभी -5 नहीं होगी, ये भी आगे बताएंगे, +5 हो सकती है ना। नाइट्रोजन थोड़ा सा इसमें ऐसा मन व्यवहार प्रदर्शित करेगा, वो रीजन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी कई क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको 11th क्लास में। तो इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो सकती है? -3, +3 और +5 तक भी हो सकती है। +5 तक भी हो सकती हैं, -1 से लेकर +5 तक हो सकती हैं। आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, और इसीलिए तो -3 की प्रवृत्ति कम हो रही है। -3 का क्या मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घट रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इस ग्रुप में क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस ग्रुप में धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है। और धातुओं का नेचर तो इलेक्ट्रॉन देने का हो जाता है, लेने का कहाँ से होगा, है ना। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक तक ही अच्छा लगता है ये -3, ठीक है। बाद में फिर ये देना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये जो -3 के जो गुण है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। कोई पूछे तो क्यों? क्योंकि आकार बढ़ रहा है और धात्विक करैक्टर बढ़ रहा है। कुछ भी अपन इसके केस में आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। आगे बात समझ में। फिर पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है? वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, +5 का घटता है, ठीक है। तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, जो कि आपको 11th में फिर से समझा रखा है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। और अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? जो S कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो बड़े मतलब इनके हटीले होते हैं, मतलब समझ गया आप, ठीक है। जो आपको 11th में समझाया लिखा है। अब देखो, लेकिन इनमें एग्जेप्शन है। विस्मित एकमात्र अभिलाक्षणिक यौगिक है, इसको क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। विस्मित एकमात्र अभिलाक्षण गुण है जो BiF5, यानी कि बात अपन ने काट दी इसकी कि यहाँ पे विस्मित +5 देता है, लेकिन ओनली फॉर फ्लोराइड के साथ ही देगा। ये एक ही यौगिक है जो ओनली फॉर +5 दे सकता है। आप जानते हो इसके केस में कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही मतलब अलग टाइप का प्राणी है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में उसकी चलती है, ये दादा भाई डॉन सब कुछ यही है आवर्त सारणी का, ठीक है ना। लेकिन अब नोट लगा के स्पेशल चीज लिखो। आप क्या लिखोगे? नोट लगा क्या लिखोगे? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन +1 +2 +3 5 कुछ भी दे सकता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फॉस्फोरस भी कुछ ऑक्सी अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं +5 तक भी करते हैं। ये सब दिखाएंगे आपको ट्रेलर की, यार आप जान गए। अब ये चीज़ें आपके लिए छोटी मोटी बात नहीं है, बच्चों की तरह नहीं है कि सर हमने क्लोरीन को -1 पढ़ा था, हमको क्या पता प्लस भी होती है। हमने आयोडीन को -1 पढ़ा, हमको क्या पता +7 तक पहुंच जाती है। भैया इनकी दशा पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन की +1 से +4 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति, ये OS जहाँ मैंने लिखा है वो है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब। OS का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति। देखो असमानुपातन होती है। असमानुपातन मतलब एबनॉर्मल मतलब कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी ये HNO2 है, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। और इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। अब ये देखो, ये एक और रिएक्शन थी, 3 नाइट्रस एसिड रिएक्शन करके एक HNO3 बना है, एक H2O और 2 NO2 गैस। अब देखो यहाँ पे नाइट्रस एसिड में तो इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था आई, ये बात आप जानते हो अच्छे से कैसे है। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल में +5 होती है, ये बात भी आप जानते हो। और यहाँ पे NO में ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की +2। एक मतलब असामान्य, एबनॉर्मल, इसको कहते हैं अपन
एक ही परमाणु के अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था अम्लों के केस में उसको एबनॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था, असमानुपातन, यानी कि अम्लीय विलयन में इनकी असमानुपातन ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति पाई जाती है नाइट्रोजन के केस। ठीक है। फॉस्फोरस की भी लगभग मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार व अम्ल दोनों में -3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातन हो सकती है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ है, क्योंकि इसके भी एसिड पढ़ाएंगे आगे जाके, आपने पढ़े होंगे H2PO2, H2PO3, काफ़ी सारे इसमें भी परिवर्तन होता है, आगे फुल चीज लिखा रखी इनकी। लेकिन एक नाइट्रोजन के केस में स्पेशल चीज़ें जो लाइफ में बार बार पूछी जाती है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शायद आपको 11th में करा दिया था। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है, क्योंकि केवल 4 ही कक्षक उपलब्ध होते हैं, एक एस का 3 पी के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी बनाता है तो अपना लोन पेयर यूज करता है एस कक्षक वाला, और उस टाइम इसके ऊपर प्लस चार्ज भी आ जाता है, ये भी एक अलग बात होती है ना। तो एक एस और 3 पी के ही बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं तथा डी कक्षक अनुपलब्ध होते हैं। सबसे बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ी कमी एबनॉर्मल व्यवहार देने का रीज़न कौन है इसका, डी कक्षकों की कमी, यानी कि डी कक्षक नहीं होते हैं, इसलिए ये छोटे आकार होना, उच्च विद्युत ऋणता होना, ये वो फलान ढिमका, ये सब रीज़न क्या है, डी कक्षकों की अभाव के कारण। ये जो डी कक्षकों की कमी है ना, ये आंसर बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर है, लेकिन मुझे पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है, डी कक्षकों का अभाव, है ना। ऐसे भारी तत्वों के बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक होते हैं, भारी मतलब जो ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं ना, यानी कि जैसे बिस्मित वगैरह आ रही है, पूरा खाली पड़ा है इनके केस में, क्योंकि पी भर रहे हैं, कई कई के तो डी, जैसे अभी आप छठे आवर्त की बात करोगे तो छठे में आपने पी तो भर दिया, लेकिन छठे आवर्त में पी पूरा भर दिया आपने, ठीक है, लेकिन क्या आपने डी भर दिया, एफ भर दिया, नहीं ना, तो खाली कक्षक होते हैं इनके। अतः इनकी संयोजकता बढ़ा देते हैं, मतलब देखो यहाँ पे भाई साहब संयोजकता बढ़ जाती है इनकी, क्योंकि जितने जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मतलब खाली मिल जाते हैं। जैसे आपको बता रखा है एक बार कि फॉस्फोरस की +5 हो जाती है, PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता, वो वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें बताया था कि PCl5 कैसे बनता है, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन खाली डी कक्षक में जाके चले जाते हैं और फिर बैलेंस बढ़ जाती है, ये सब बता रखा है आपको, आपके सामने कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का मतलब है कि वर्ग 15 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन का क्या मेल मिलाप है, क्या उठना बैठना है, क्या संबंध है इनका, ठीक है। वर्ग 15 के सभी तत्व, ये जो ई का प्रयोग कर रहा हूँ वो एलिमेंट से रिलेटेड है, और एलिमेंट का मतलब है वर्ग 15 के एलिमेंट, ई का क्या मतलब है यहाँ पे, वर्ग 15 के एलिमेंट ई प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता है, वो आप समझ गए क्यों घटता है, क्योंकि आकार बढ़ता है तो इजीली एच हट जाता है, आकार बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ, आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ते ही उसकी जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो जाती है, उसी पे स्थायित्व डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि अपचायक सामर्थ्य बढ़ता है, अपचायक का मतलब तो होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, तो आपको पता ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, वो तो आपको पता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणता तो घट रही है धड़ाधड़, जिससे बंद वियोजन ऊर्जा में कमी आ जाती है, क्या आ जाएगी, बंद वियोजन ऊर्जा के अंदर कमी आ जाती है। ये ई का मतलब यहाँ पे आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक था, ये मैंने लिख दिया, यानी कि कुल मिला के 15 वर्ग के एलिमेंट है। स्थायित्व के क्रम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाइड्राइड का NH3 का सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा, फिर PH3, फिर AS3, फिर एंटीमनी हाइड्राइड, फिर बिस्मुथ हाइड्राइड, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइड्राइडों का स्थायित्व घट रहा है। अगर बात कर लेते हैं अपन अपचायक सामर्थ्य की, अपचायक गुण की मैं बात करता हूँ, तो अपचायक में यानी कि कौन जल्दी H+ देता, कौन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो वो फिर विस्मित रखता है, क्योंकि विस्मित धातु है, मेटलिक करैक्टर, आकार बड़ा है, इजीली दे देगा, तो वो तो आपको पता है अपचायक गुण तो किसका ज़्यादा होगा, क्रम उल्टा हो गया,
सारकता का घटता हुआ क्रम। बात करें सारकता की, तो सारकता का मतलब है कि कौन लॉन पेयर कौन कितनी आसानी से दे देगा, या कौन अपना मतलब क्षारीय, अब यहाँ पे क्षारीय मतलब OH नहीं है, तो यहाँ पे क्षारीय का मतलब था लॉन पेयर प्रोवाइड करने की, तो यहाँ पे अमोनिया है इनके केस में, है ना। तो वो डिपेंड करता है, आपको पता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। तो ये 3 ऑर्डर यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, मैं बना ही देता हूँ क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये, PS3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है क्यों। क्या है ये, NH3 अमोनिया है। PS3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है, यानी कि सीधा क्या कहना चाहता है, अगर ये PS3 NH3 है तो PS3 का क्वथनांक कम है, NH3 का क्वथनांक ज़्यादा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भैया साहब, ऐसा क्यों। देखो यह फंडा कुछ और है। NH3 की तरह PS3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इस कारण PS3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। और आपको पता है हाइड्रोजन 3 ही चीज़ बनाते हैं, कौन कौन, फोन यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये 3 हाइड्रोजन, ये तीनों तत्वों के इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आकार का छोटा होना, विद्युत ऋणता ज़्यादा होना, डी कक्षकों की अनुपलब्धता, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करना, ये बहुत सारे क्वेश्चन घूम फिर के बनते हैं, उनको विशेष थोड़ा सा ध्यान ही देना आपको, ठीक है। अब फिर अपन कल पढ़ेंगे इनके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता की बात करेंगे, ठीक है ना।